तो अब पढ़ते हैं हम पुरस्कार के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे टेक्नोलॉजी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में और राजस्थान समसामयिक के बारे में। अब हम अवार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि जनवरी के महीने में अवार्ड्स, ये पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये घोषित किए जाते हैं। इनके बारे में है कि पद्म अलंकरण 2023, इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि 106 पद्म पुरस्कार इस वर्ष दिए गए थे। उनमें से 6 तो पद्म विभूषण है और पद्म भूषण 9 है और पद्मश्री 91 है। तो ये डेटा इम्पोर्टेंट है कि पद्म विभूषण 6 है, पद्म भूषण 9 है, पद्मश्री 91 है। तो इनमें से एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि 19 महिलाएं शामिल की हैं। 19 जो अवार्ड्स हैं वो महिलाओं को दिए गए हैं तथा विदेशी NRI, PIO, OCI की श्रेणी में 2 व्यक्तियों को दिया गया और 7 को मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं। तो यहाँ से ये फैक्ट भी बन सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है अपने आप में कि 106 पद्म पुरस्कार दिए गए, उनमें 6 तो पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री हैं। उनमें 19 महिलाओं को शामिल किया गया है तथा दो श्रेणी NRIयों को तथा 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद में है 3 युगल पुरस्कार। 3 पुरस्कार युगल रूप में दिए गए हैं। 1 पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है पद्म विभूषण याद करना कि यहाँ से ये पूछे जा सकते हैं मैचिंग में कि बालकृष्ण दोषी साहब उनको मरणोपरांत वास्तुकला के रूप में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया बालकृष्ण दोषी साहब। दूसरे हैं जाकिर हुसैन साहब को कला के रूप में, महाराष्ट्र में तबला वादक थे ये, तो जाकिर हुसैन साहब को मिला है। उसके बाद SM कृष्णा जनसेवा के रूप में मिला है इनको। दिलीप महालनोबिस इनको मिला है चिकित्सा के रूप में। ये वेस्ट बंगाल के थे। यही हैं जिन्होंने ORS की खोज की गई थी, ORS। ठीक है। ORS के रूप में दिलीप साहब को मिला है। उसके बाद में श्रीनिवास वर्धन साहब को साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब यहाँ पे मुलायम सिंह यादव साहब, जो कि हमारे रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उनको जन सेवा के रूप में, जो UP से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि अब बालकृष्ण दोषी साहब को वास्तुकला के रूप में, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। जाकिर हुसैन साहब कला के क्षेत्र में मिला है उनको। तो ये इनका जो एरिया है वो याद रखना पड़ेगा। बालकृष्ण दोषी साहब वास्तुकला, जाकिर हुसैन साहब कला के लिए, SM कृष्णा साहब जनसेवा के लिए, दिलीप साहब चिकित्सा के लिए जिन्होंने ORS की खोज की थी, श्रीनिवास वर्धन साहब साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए और मुलायम सिंह साहब जनसेवा के लिए। आगे ICC पुरस्कार 2022 ICC पुरस्कार, ये क्रिकेटर ऑफ ईयर दिया गया है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम को, पाकिस्तान के, जो कि कैप्टन है। महिला में राचेल डेहोई। फ्लिंट ट्रॉफी जो नटालिया सीवर इंग्लैंड की, उनको दी गई है। तो यहाँ से सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम साहब को दी गई है, जो कि पाकिस्तान के कैप्टन हैं। उसके बाद में मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, जो कि T20 में बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। वुमेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर रेणुका सिंह भारत। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है मेंस T20 के लिए सूर्य कुमार यादव को, और क्रिकेट ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में दिया गया सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम को। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये दिया गया है, 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है, जिसमें 5 लड़की और 6 लड़के हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना। ठीक है। बाल पुरस्कार 2023 के 11 बच्चों को सम्मानित किया है। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नॉर्मल याद रखना है। कीर्ति चक्र व शौर्य चक्र 2022-2023 6 कीर्ति
4 मरणोपरांत दिए गए, 15 शौर्य चक्र, ठीक है, 6 कीर्ति चक्र, 4 मरणोपरांत और 15 शौर्य चक्र दिए गए हैं, जो कि 2 मरणोपरांत दिए गए हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये किसको दिया गया है? संस्थागत श्रेणी में ओडिशा के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं मिजोरम के लुंगलई फायर स्टेशन को दिया गया है। तो किसको दिया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत 2 श्रेणी में, एक तो संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा के राज्य आपदा प्रबंधन को और मिजोरम के लुंगलई फायर स्टेशन को, मिजोरम के लुंगलई फायर स्टेशन को दिया गया है। उड़ीसा के राज्य आपदा प्रबंधन को दिया गया है। उसके बाद है मिस यूनिवर्स का खिताब। मिस यूनिवर्स का खिताब किसको दिया? मिस यूनिवर्स का खिताब आर बोनी ग्रेवियल को दिया गया है। मिस यूनिवर्स का ये इम्पोर्टेंट है कि ये 2022 में मिस यूनिवर्स खिताब आर बोनी ग्रेवियल अमेरिका की हैं, इनको दिया गया। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मिस यूनिवर्स का खिताब किसको दिया गया? आर बोनी ग्रेवियल अमेरिका को, ठीक है। उसके बाद डिजिटल इंडिया अवार्ड नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण के रूप में, इसमें प्लेटिनम अवार्ड है इनाम इनिशिएटिव कृषि मंत्रालय को दिया गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में 2 कैटेगरी हैं, नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण के रूप में दिया गया है प्लेटिनम अवार्ड इनाम इनिशिएटिव कृषि मंत्रालय का, जो कि जो मंडी हैं तो उनके मंडियों का जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है इनाम, उसको दिया गया है प्लेटिनम अवार्ड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटल प्लेट, इसमें प्लेटिनम अवार्ड है माइन मित्र को दिया गया है, माइन मित्र यूपी को दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है डिजिटल इंडिया अवार्ड। तो नागरिकों को डिजिटल करने के लिए इनाम को दिया गया है प्लेटिनम अवार्ड, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में माइन मित्र को दिया गया है, ठीक है। 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसको दिया गया? 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को। ये इम्पोर्टेंट है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ठीक है, ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को। इसके लेखक हैं चंद्र बोस और गायक काला भैरव और राहुल सिम्पलीगंज। म्यूजिक दिया है MM किरवानी ने। तो इतना नहीं याद रखना, इतना है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में है RRR ने क्रिटिक चॉइस अवार्ड में जीते 2। RRR ये अपने आप में मूवी बहुत अल्टीमेट है, जिसने क्रिटिक चॉइस अवार्ड में 2 बार बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू ये जीता है। 32वां GD बिरला पुरस्कार ये प्रो नीलेश पी मेहता को दिया गया है। GD पुरस्कार वायरलेस कम्युनिकेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए। किसमें? वायरलेस कम्युनिकेशन उत्कृष्ट योगदान के लिए। उड़ीसा का अस्का पुलिस स्टेशन भारत में सर्वश्रेष्ठ। अब ये इम्पोर्टेंट, ये अच्छा फैक्ट है। उड़ीसा का अस्का पुलिस स्टेशन भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के नाम। तो ये अपन गवर्नेंस के रूप में कहीं मेंस में लिखने का काम आ सकता है। उड़ीसा का अस्का पुलिस स्टेशन भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है। उसके बाद में खेल परिदृश्य की तरफ चलते हैं। तो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ। मेजबान शहर उड़ीसा, ये इम्पोर्टेंट है। ये उड़ीसा का जो नया स्टेडियम बना है बिरसा मुंडा स्टेडियम, वहाँ पे, और राउरकेला में स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, वहाँ पे ये कराया गया था। तो अपने आप में उड़ीसा ने जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, तो वहाँ पे मेजबान शहर उड़ीसा पे राउरकेला, विजेता इसके कौन रहे? जर्मनी। तो RPSC ऐसे क्वेश्चंस को पूछते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया गया था? उड़ीसा और राउरकेला में किया गया था। और विजेता कौन है? जर्मनी है और उप विजेता बेल्जियम था, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निकलस बेलेन को मिला था, जर्मनी के हैं जो कि उनको मिला था।
तो 15 पुरुष हॉकी विश्व कप मेजबान शहर उड़ीसा और राउरकेला, विजेता जर्मनी, उप विजेता बेल्जियम है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निकलस बेलेन जर्मनी के जो, ठीक है। उसके बाद में अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप, अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, उप विजेता इंग्लैंड रही थी, पहला संस्करण था, आयोजक दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया था इसका, भारत की कप्तान शेफाली वर्मा थी, शेफाली वर्मा, ठीक है। तो अंडर-19 वर्ल्ड कप भारत ने जीता, उप विजेता इंग्लैंड था, पहला आयोजक दक्षिण अफ्रीका था, भारत की कमान शेफाली वर्मा ने संभाली थी, ठीक है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं जो भी ओपन्स होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें पुरुष में विजेता कौन थे, नोवाक जोकोविच थे जो कि सर्बिया के हैं, जो राफेल नडाल की बराबरी कर ली है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीतने में। तो उप विजेता याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उप विजेता नहीं पूछे जाते। तो महिला में है, महिला कैटेगरी में विजेता है आर्यना सवालेंका, ये बेलारूस की है, आर्यना सवालेंका बेलारूस की है, ठीक है। और इसमें मिश्रित युगल याद रखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये याद नहीं होते हैं, तो ज़्यादा फैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आती है निखत जरीन, निखत जरीन ये 2023 में बहुत ज़्यादा निखरी है निखत जरीन। तो इनको नवरत्न खनन कंपनी NMDC लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है निखत जरीन को, ठीक है। निखत जरीन को नवरत्न खनन कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद इंडियन ओपन बैडमिंटन 2023 आयोजन कहाँ पे किया गया था, नई दिल्ली में। इंडियन ओपन बैडमिंटन विजेता पुरुष कुनलावुत विदितसन थाईलैंड के थे, महिला हैं आंग सी यांग दक्षिण कोरिया की। तो इंडिया तो इसमें जीता ही नहीं, तो आयोजन दिल्ली में किया गया। इंडियन ओपन बैडमिंटन का विजेता थाईलैंड रहा था, कुनलावुत विदितसन, महिला आंग सी यांग दक्षिण कोरिया। नियुक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पंकज कुमार सिंह जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल साहब, तो उनके नीचे है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयुक्त, जो विजिलेंस कमीशन है उसमें कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव साहब हैं, ठीक है। उसके बाद में क्रिस हिस्किंग तो ऐसे न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये इम्पोर्टेंट है, RPSC ऐसे फैक्ट को पूछती है। क्रिस हिप्किंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। मैथिली ठाकुर चुनाव आयोग बिहार की स्टेट आइकॉन बनी है, तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। प्रवीण शर्मा निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटलीकरण, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निदेशक बनाया गया है। आगे पढ़ते हैं हम बुक्स के बारे में, तो इनको एक बार देख लेते हैं कि पंकज कुमार सिंह को उपराष्ट्रीय पंकज कुमार सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल साहब हैं। और उसके बाद प्रवीण कुमार श्रीवास्तव साहब को कार्यकारी मुख्य सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमीशन है उसके अंडर नियुक्त किया गया है। क्रिस हिप्किंस को न्यूजीलैंड के नए राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं। क्रिस हिप्किंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। मैथिली ठाकुर चुनाव आयोग के बिहार में स्टेट आइकन है मैथिली ठाकुर। और उसके बाद में है प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं बुक्स के बारे में। तो जनवरी में कौन कौन सी बुक्स हैं, चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखी है। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 हेमंत बिस्वा, ये है असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, ये असम के CM हैं। चीफ मिनिस्टर
इन्होंने लिखी है। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 हेमंत बिस्वा शर्मा। स्पेयर प्रिंस हैरी ने लिखी है स्पेयर। और उसके बाद में रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ द हाउस इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, संजीव सान्याल ने। ये इम्पोर्टेंट है जो संजीव सान्याल ने लिखी है। द अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, संजीव सान्याल ने लिखी है। उसके बाद है ब्रेविंग ए वायरल स्टार्स, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरीज, आशीष चांदोरकर ने और सूरज सुधीर ने लिखी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है संजीव सान्याल वाले बुक। उसके बाद में इरफान खान ने कौन सी लिखी है? ए लाइफ इन मूवीज, शुभ्रा गुप्ता ने लिखी है इरफान खान के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ए लाइफ इन मूवीज, शुभ्रा गुप्ता ने। अब सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं? 128वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, 128वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन कहाँ पे किया गया था? राष्ट्रसंघ तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया था। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसका आयोजन का नेतृत्व डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने किया। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे? नागपुर में। ये फैक्ट पूछा गया था CET 2023 में कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो राष्ट्रसंघ तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया था। अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पे किया गया था? ये इम्पोर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में किया गया था। प्रवासी भारतीय 9 जनवरी को माना जाता है कि इस दिन 9 जनवरी के दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। उसके बाद में 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। थीम थी ऊर्जा पोषण, एक सतत भविष्य के लिए समाधान। ऊर्जा पोषण। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया था हुबली धारवाड़ में। विषय थी विकसित युवा विकसित भारत। इसका आयोजन केंद्र सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था? हुबली धारवाड़ में मनाया गया था। इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत, केंद्र सरकार के युवा मामले। और आयोजन किसने किया था? केंद्र सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा कर्नाटक सरकार ने। तो ये ज़्यादा फैक्ट है, ज़्यादा नहीं, इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पे गया? हुबली धारवाड़ में मनाया गया था। उसके बाद में ऑरेंज फेस्टिवल, नागालैंड के कोहिमा जिले के सुसोमा गांव में। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड के कोहिमा जिले के रुसोमा गांव में मनाया गया था। रुसोमा गांव में ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड से रिलेटेड है। ऑरेंज फेस्टिवल। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में मनाया गया था। तो इसमें ये G20 की थीम यूज ली गई है कि एक परिवार, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो ये G20 की थीम है। वही अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो कि अहमदाबाद में मनाया गया था उसमें ली गई है। हाँ, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन कहाँ पे किया गया था? जयपुर में किया गया था। इतना ही उद्घाटन करता है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब, जो कि राज्यसभा सभापति हैं, जो कि इससे पूर्व 3 बार यह सम्मेलन आयोजित हो चुका है, 1957, 1978 एंड 2011 में। इसके बाद भारत जापान का वायु अभ्यास और ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। भारत जापान का वायु सैन्य अभ्यास वीर गॉर्जियन, और ये जापान में आयोजित होता है।
अभ्यास प्रलय भारतीय वायुसेना का LAC के पास में। अभ्यास प्रलय भारतीय वायुसेना का LAC के पास में। उसके बाद में है ऑप्स अलर्ट अभ्यास। ऑप्स अलर्ट अभ्यास कहाँ पे? ऑप्स अलर्ट BSF द्वारा भारत पाक सीमा पर किया जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर में किया गया था ऑप्स अलर्ट BSF द्वारा भारत पाक सीमा पर किया गया था। उसके बाद में एमपैक्स 2023 आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के निकट किया गया था। एमपैक्स 2023 आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के निकट किया गया था भारत की तीनों सेनाओं द्वारा। एमपैक्स आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के निकट किया गया था। एमपैक्स भारत की तीनों सेनाओं द्वारा। ट्रोपैक्स 2023 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। हिंद महासागर में हुआ ये। ट्रोपैक्स भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास हिंद महासागर में। इसके बाद में है सैन्य अभ्यास वरुण। भारतीय फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य किया गया था। पश्चिमी समुद्र तट पर किया गया था। ठीक है। सैन्य अभ्यास वरुण किसका है? भारत और फ्रांस का है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें वरुण भारत और फ्रांस का है। साइक्लोन 1 जैसलमेर में। भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य हुआ। ये किसके मध्य हुआ है? भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य में हुआ। साइक्लोन 1 भारत और मिस्र की। वरुण कैसे? भारत और फ्रांस से रिलेटेड। और जो जनवरी में हुए ट्रोपैक्स भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। एमपैक्स आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ। ठीक है। उसके बाद में विविध जो अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो हैं कि नीलकुरुंज संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया। नीलकुरुंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया। 12 वर्ष में एक पुष्प होता है। ये 12 वर्ष में एक बार पुष्पन किया होता है इसका। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत। तो इतना याद रखना, नीलकुरुंजी को संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया गया है, जो 12 वर्ष में एक बार पुष्पन होता है जिसका। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन नोडल मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है इसका। तो भारत को हरित ऊर्जा का उपयोग उत्पादन निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। ठीक है। अब इसमें जो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसमें कि 2030 तक लगभग 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करना है। उसके बाद में प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT की हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना है। 5 MMT प्रतिवर्ष 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है। उसके बाद में 2023 तक 8 करोड़ निवेश और 6 लाख से अधिक रोजगार क्रिएट करने हैं 2023 तक। उसके बाद में है जीवाश्म ईंधन के आयात पर 1 लाख करोड़। जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो उसमें 1 लाख करोड़ तक से अधिक की शुद्ध कमी लाना है इंपोर्ट में, जो कि जीवाश्म ईंधन हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है। इसको नोडल मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है इसके लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ भी और मेंस एग्ज़ाम में भी पूछे जाने लायक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में विश्व की पहली इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन। विश्व की पहली इंट्रा कोरोना वैक्सीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारतीय बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए स्वीकृति मिलेगी इसको। एक किस के द्वारा? अब यही इम्पोर्टेंट है कि विश्व की पहली इंट्रानोजल कोरोना वैक्सीन किसने बनाई? जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा। ठीक है। अब इसमें यही है कि
वैक्सीन का नाम क्या है गया है? इनकोवाक। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि जब कोरोना के टाइम पे जो वैक्सीन बनाई गई थी तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया। ये कहीं CET या फिर राजस्थान हाईकोर्ट क्लर्क ऐसे एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे संवेद शिखरजी पर्वत जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल है। ये झारखंड में स्थित है। तो इसको संवेद शिखरजी जैन टेम्पल को पहले टूरिज्म के लिए पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था, इसलिए ये उस टाइम पे कंट्रोवर्सी में रहा था। इसलिए इसको इतना ही याद रखना है, संवेद शिखरजी कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है। अभियान कौन कौन से चलाए जा रहे हैं? हाँ, अभियान पुष्कर अभियान कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। अभियान कौन कौन से हैं? पुकार अभियान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मेंस के टाइम पे यूज कर सकते हैं गवर्नेंस के रूप में। पुकार अभियान गर्भवती व धात्री महिलाओं के बेहतर पोषण के लिए ये बीकानेर द्वारा चलाया जा रहा है। पुकार अभियान बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाया जा रहा है पुकार अभियान। विशेष योगदान, ये किससे रिलेटेड है? पुकार अभियान गर्भवती व धात्री महिलाओं के बेहतर पोषण के लिए। उसके बाद में है बीकानेर द्वारा विशेष योगदान आयुक्त आपके द्वारा दिव्यांगों की जन सुनवाई के कर मौके पर समस्या का समाधान करना। ये भी किसके द्वारा? बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं नागौर में कौन से चलाया जा रहा है? प्रकाश अभियान बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए। एनरोलमेंट बच्चों का स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? प्रकाश अभियान चलाया जा रहा है, जो कि नागौर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद में है पोषण स्वराज अभियान गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को कुपोषण से बचाने के लिए। तो पोषण अभियान किससे रिलेटेड है? पोषण स्वराज अभियान गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को कुपोषण से बचाने के लिए बांसवाड़ा गवर्नेंस द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद में है सी अभियान, ये झुंझुनू द्वारा चलाया गया सी अभियान। सी हैज़ एम्पावर्ड, तो ये महिलाओं को एम्पावर्ड करने से रिलेटेड है सी अभियान। ये झुंझुनू एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चलाया जा रहा है। तो आगे है नेक्स्ट सेब अभियान चलाया जा रहा है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। अलवर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सेब अभियान चलाया है। सेब अभियान रिलेटेड टू बच्चों का सर्वांगीण विकास, और ये अलवर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद में अलवर के द्वारा उजास अभियान राजकीय विद्यालयों में जल विद्युत कनेक्शन होती है। उजास अभियान किससे रिलेटेड है? राजकीय विद्यालयों में जल विद्युत कनेक्शन के लिए। और है दौसा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाया स्पर्श अभियान गुड टच बैड टच से रिलेटेड स्पर्श की समझ के लिए। उसके बाद में सवाई माधोपुर के द्वारा चलाया जा रहा है भविष्य की उड़ान कार्यक्रम में प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी के अवसर। जो 55,000 गर्ल्स हैं उनको प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी के अवसर प्रदान करने के लिए भविष्य की उड़ान कार्यक्रम सवाई माधोपुर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाया गया है। इनको एक बार और रिपीट कर लेते हैं, जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से याद रहें कि पुकार अभियान बीकानेर द्वारा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के बेहतर पोषण के लिए। उसके बाद विशेष योगदान आयुक्त आपके द्वारा, तो ये समझ में आ रहा है दिव्यांग जनों से रिलेटेड है, उनकी समस्याओं को तुरंत सॉल्व करके उनको समाधान प्रोवाइड कराना। उसके बाद में है नागौर के द्वारा प्रकाश अभियान चलाया जा रहा है। प्रकाश अभियान किससे रिलेटेड है? बच्चों को एनरोलमेंट बढ़ाने से रिलेटेड, स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाने से रिलेटेड। पोषण स्वराज अभियान गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को कुपोषण से बचाने से रिलेटेड है। उसके बाद में है सी अभियान सी अभियान
शी हैज़ एम्पावर्ड, तो ये किससे रिलेटेड है, महिलाओं और गर्ल्स को एम्पावर करने से रिलेटेड है। तो ये झुंझुनू एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। अलवर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 2 चलाए जा रहे हैं, एक तो है सेव अभियान बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, और दूसरा उजास अभियान राजकीय विद्यालयों में जल विद्युत कनेक्शन के लिए। तीसरी है समझ स्पर्श की अभियान, ये गुड टच बैड टच के बारे में, ये दौसा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भविष्य की उड़ान कार्यक्रम, ये जो 55,000 गर्ल्स हैं सवाई माधोपुर की, उनको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के अवसर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद में नेशनल पार्क के बारे में बताया गया, पार्क कौन कौन से हैं इसमें। तो एग्रो फूड पार्क बीकानेर में, अभी डेजर्ट थीम पार्क जैसलमेर में। तो नेशनल डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में, तो उसी के हिसाब से डेजर्ट थीम पार्क अपने याद कर सकते हैं जैसलमेर में। पार्क मित्रा कांकरानी में खोला गया है, पीएम मित्रा का एक पार्क राजस्थान में जो कि जोधपुर में है। फर्स्ट संविधान पार्क तो जयपुर में है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये संविधान पार्क, इसको काट लीजिए। तो ये संविधान पार्क तो जयपुर में है, ठीक है। तो बर्ड पार्क बर्ड पार्क और गुलाब बाग ये उदयपुर में है। बटरफ्लाई पार्क ये उदयपुर में, संविधान पार्क नहीं है। तो बर्ड पार्क और गुलाब बाग ये उदयपुर में, बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे, उदयपुर में। उसके बाद में इकोलॉजी नेचर पार्क लक्ष्मणगढ़ सीकर में, इकोलॉजी नेचर पार्क लक्ष्मणगढ़ सीकर में जयपुर में है। सिटी पार्क, संविधान पार्क और 3 टेक पार्क, ठीक है, 3 टेक पार्क ये है। उसके बाद में एमएसएमई टेक पार्क कहाँ पे खोला गया है, ये दौसा में, ये इम्पोर्टेंट है। एमएसएमई पॉलिसी भी लाई गई है 17 सितंबर 2022 को, एमएसएमई पॉलिसी। और ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे खोला गया है, फर्स्ट डिजिटल तारामंडल और ऑक्सीजन पार्क यहाँ कहाँ है, कोटा में है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये राजस्थान से रिलेटेड है सारे। एग्रो पार्क कहाँ खोला गया, बीकानेर में। डेजर्ट पार्क जैसलमेर, पीएम मित्रा पार्क कहाँ पे खोला गया है, जोधपुर में। बर्ड पार्क गुलाब पार्क कहाँ, उदयपुर में। बटरफ्लाई पार्क उदयपुर में। इकोलॉजिकल पार्क लक्ष्मणगढ़ सीकर में। और सिटी पार्क संविधान पार्क। 3 टेक पार्क ये कहाँ है, जयपुर में है। और एमएसएमई टेक पार्क कहाँ पे, दौसा में है। और ऑक्सीजन पार्क और फर्स्ट डिजिटल तारामंडल। उसके एग्रो फूड पार्क कौन कौन है, एग्रो फूड पार्क अब 4 जगह हैं, कोटा और अलवर, गंगानगर और जोधपुर में। मेगा फूड पार्क कहाँ है, रूपनगढ़, अजमेर, मथानिया जोधपुर और पलाना बीकानेर में मेगा फूड पार्क। बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर में बायोलॉजिकल पार्क है। जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। तो ये हो गए पूरे आपके। तो थैंक यू फॉर जनवरी करंट अफेयर।